हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग ब्लैकआउट। कहानी की शुरुआत एक होटल में ओलेग और एलोना को दिखाती हुई होती है। दोनों अपनी डेट को साथ में एंजॉय कर रहे होते हैं, जहां बातों ही बातों में ओलेग एलोना को बताता है कि वो एक सोल्जर है और अभी वो 2 हफ्तों के लिए छुट्टी पर आया है। डेट खत्म होते होते दोनों काफी नजदीक भी आ जाते हैं। इसी बीच हम एक प्लेन को देखते हैं जो जल्द ही पेरिस में लैंड करने वाला है, लेकिन तभी अचानक से उस प्लेन में और उसके आसपास की सभी जगह से लाइट चली जाती है। प्लेन में सभी पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स सब बेहोश हो जाते हैं। प्लेन बेकाबू होकर काफी तेजी से नीचे गिरने लगता है। जल्द ही कुछ एरियाज को छोड़कर पूरी धरती से लाइट चली जाती है। अब ये क्या है और ऐसा क्यों हुआ है, ये हम कहानी में आगे जानेंगे। ओलेग और एलोना अपने रूम के बाहर मॉस्को में उड़ रहे सभी ड्रोन्स को बीच में हवा में रुकता देखते हैं, जिसको देखकर उनको कुछ शक होता है। जल्द ही इस बात का पता टीवी पर चल रहे न्यूज से लगता है कि ये ब्लैकआउट ना ही किसी नेचुरल डिजास्टर की वजह से हुआ है और ना ही ये कोई टेररिस्ट अटैक है, और अभी तक ब्लैकआउट होने के कारण का पता नहीं चल पाया है। लाइट जाने की वजह से पूरी दुनिया से कांटेक्ट खत्म हो गया है, इसीलिए किसी भी जगह के लोगों की कोई खबर नहीं मिल पा रही है। जल्द ही मेयर के द्वारा आर्मी सोल्जर्स की एक टीम को किरोव के लिए भेज दिया जाता है, जिससे वहाँ के हालातों के बारे में कुछ पता चल सके। किरोव भी उन सिटीज में से एक है जहाँ से लाइट पूरी तरह से गायब हो चुकी है। उन सोल्जर्स के साथ ओल्गा नाम की एक न्यूज रिपोर्टर भी जाती है, ताकि ज्यादा से ज्यादा सबूत इकट्ठे किए जा सके। सरकार अपनी तरफ से ब्लैकआउट वाले इलाके में छानबीन की पूरी कोशिश करती है, लेकिन उनकी मेहनत असफल होती नजर आती है, क्योंकि अब तक ब्लैकआउट रीजन में भेजे गए एक भी सोल्जर या फिर ड्रोन वापस नहीं आए थे। सोल्जर्स किरोव में घूमते हुए एक स्टोर में जा पहुंचते हैं, जहाँ पर वो सभी लोगों को अपने सामने मरा हुआ पाते हैं। किसी को कुछ भी समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है। धीरे धीरे सोल्जर्स पूरे शहर को चेक करने लगते हैं। तभी अचानक एक अनजान व्यक्ति उनमें से एक सोल्जर पर हमला करके उसको मार डालता है। बाकी टीम के सोल्जर उसकी मदद करने के लिए भागते हैं, लेकिन इसका फायदा उठाकर वो शख्स हथियार लेकर खिड़की से बाहर निकलता है। सभी लोग उस पर फायर करना शुरू कर देते हैं, मगर इन गोलियों का उस पर कोई भी असर नहीं होता है। जल्दी ही बाकी के सोल्जर्स घायल सोल्जर को हेलीकॉप्टर में ले जाते हुए उससे पूछते हैं कि क्या तुमने हमलावर का चेहरा देखा था, लेकिन वो सोल्जर बताता है कि अंधेरा होने की वजह से मैं कुछ देख नहीं पाया था। धीरे धीरे करके 1 महीने का समय निकल जाता है, जहाँ रशिया के बहुत सारे लोग मौत के घाट उतर चुके हैं। इस कहानी में काफी सस्पेंस है। सरकार लगातार आम जनता से शांत रहने की अपील करती है, लेकिन डरी हुई जनता उनकी एक नहीं सुनती। धार्मिक संगठन भी सब के सब एक साथ हो जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि धरती का अंत नजदीक आ गया है। इसी बीच हमको यूरा नाम के एक व्यक्ति को दिखाया जाता है, जिसको सरकार की तरफ से आर्मी में भर्ती होने का ऑफर आया होता है। हालांकि उसके लिए फैसला ले पाना काफी मुश्किल था, क्योंकि उसकी माँ को अल्जाइमर नाम की बीमारी होती है, मगर फिर भी वो अपने देश के प्रति अपनी ड्यूटीज को भूला नहीं है और जल्द ही वो आर्मी को ज्वाइन करने का फैसला ले लेता है। आर्मी कैंप की तरफ जाते हुए वो सड़कों की हालत देखता है और मनी मन सोचता है कि 1 महीने में कितना कुछ बदल गया है। यूरा जल्द ही ओलेग की टीम को ज्वाइन कर लेता है। मेयर और कर्नल मरीना उसको सभी हालातों की जानकारी देते हुए कहते हैं कि अब दुनिया के कुछ ही हिस्सों में लाइट बची है। मॉस्को, बेलारूस, फिनलैंड और यूक्रेन इस एरिया को सर्कल ऑफ लाइफ कहते हैं। आगे मरीना बताती है कि पहले भेजे गए सोल्जर्स जिन बॉडीज को वहाँ से लेकर आए हैं, उनकी जांच करने पर हमको पता चला है कि इन लोगों की मौत किसी खास प्रकार के न्यूरोटॉक्सिन से हुई है और ये जहर इनकी बॉडी ने खुद बनाया है। अब यहाँ से इस नई टीम के 2 टास्क होते हैं। पहला, सबूतों को इकट्ठा करना, जिससे पता चल सके कि ये न्यूरोटॉक्सिन्स लोगों के अंदर बना कैसे, और दूसरा, क्वारंटाइन जोन में अंदर जाकर सबके लिए खाना और पानी की व्यवस्था करना, क्योंकि मॉस्को के रिसोर्सेज लगातार खत्म होते जा रहे हैं। मरीना सबको सावधान रहने के लिए बोलती है, क्योंकि टैंक साथ होने के बावजूद भी कई सारे सोल्जर्स अब तक वापस नहीं आए हैं। जब सभी सोल्जर्स क्वारंटाइन जोन में जाने के लिए रेडी हो रहे होते हैं, तभी कुछ और लोग उनकी मदद करने के लिए आ जाते हैं। ओलेग इस भीड़ में एलोना को देखकर काफी खुश होता है। तभी अचानक इमरजेंसी अलार्म बजने लगता है। स्क्रीन देखने पर पता चलता है कि दुश्मनों का बड़ा सा झुंड उनकी तरफ आ रहा है। सभी सोल्जर्स बेस के पास गन लेकर तैयार हो जाते हैं, मगर ठीक उसी समय अचानक से बेस की लाइट चली जाती है। दुश्मन की सीना को सामने देख मेयर एक फेयर चला देते हैं, जिससे कि दुश्मनों को अच्छे से देखा जा सके, लेकिन तब तक दुश्मन उन सभी पर हमला कर देते हैं। इधर मोर्चा संभालते हुए सोल्जर्स भी अंधाधुंध गोली चलाने लगते हैं, मगर फिर भी कुछ दुश्मन बेस तक पहुंच जाते हैं। अगली सुबह ओलेग को होश आता है और वो देखता है कि उसके शरीर के ऊपर उसके दुश्मनों की लाश पड़ी हुई है। यूरा देखता है कि वो अभी भी जिंदा है। ओलेग उसकी बाहर निकलने में मदद करता है और वो भी देखता है कि अजीब से दिखने वाले दुश्मन कोई और नहीं बल्कि भालू है।
लेकिन किसी को भी ये समझ नहीं आ रहा था कि इन्होंने इस तरह से इन पर हमला क्यों कर दिया। ओलेग भी ये सब रिकॉर्ड कर रही होती है ताकि जल्द से जल्द खबरों के माध्यम से सबको सच पता चल सके। इसी बीच मरीना और मेयर आपस में बात कर रहे होते हैं कि ब्लैकआउट के बाद से ही कुछ लोगों के पास शक्ति आ गई है और उनको हमला करने की कमांड भी कहीं और से दी जा रही है। अब जल्द ही हम हॉस्पिटल में साशा नाम के एक लड़के को देखते हैं जिससे मिलने ज़ेन्या नाम का एक आदमी आया होता है। ज़ेन्या बताता है कि उसे आईडी ने यहाँ पर भेजा है। आगे के प्लान को बताते हुए कहता है कि पूरी ह्यूमैनिटी को मिटाने के लिए 3 तरह की वेव्स आएंगी, जिसमें पहली वेव में सभी इलेक्ट्रॉनिक चीजें नष्ट हो जाएंगी, दूसरी वेव में सभी जीवित चीजें सेल्फ डिस्ट्रक्ट होने लगेंगी और थर्ड वेव में जो भी क्वारंटाइन जोन में बचा होगा उन सबको खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन साशा को ये सब कुछ समझ नहीं आता, इसीलिए वो जल्द ही सिक्योरिटी को अंदर बुला लेता है। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से कोई भी गार्ड ज़ेन्या को नहीं देख पाता। डॉक्टर्स इसको साशा का हेलुसिनेशन कहकर टाल देते हैं। जल्द ही ओल्गा को यूरा के साथ आगे के मिशन के लिए साथ भेज दिया जाता है। लोकेशन पर पहुंचकर वो देखता है कि सभी टैंक्स को तबाह कर दिया गया है। उनके सामने बिल्डिंग को देखने पर ऐसा लग रहा था कि मानो किसी ने उस बिल्डिंग को बीच में से चीर दिया है। अब ये सब देखने के बाद ऐसा लगता है कि मानो थर्ड वेव चालू हो गई है। अब इस खबर को टीवी पर देखकर बाकी की जनता पागल हो जाती है। वो दंगे करना चालू कर देती है। कोई कितना भी मॉडर्न क्यों ना हो, सबकी हरकतें एक जैसी ही रहती हैं। सरकार लोगों को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन लोगों को उन पर यकीन नहीं होता। सबको लगता है कि सरकार उनसे कुछ छुपा रही है। जल्द ही ज्यादा से ज्यादा ग्राउंड कवर करने के लिए सोल्जर्स अलग अलग टीम्स में बढ़ जाते हैं। ओल्गा यूरा के साथ टीम 4 में हो जाती है। बीच बीच में दोनों एक दूसरे से फ्लर्ट भी करते रहते हैं, यानी धीरे धीरे दोनों में नजदीकियां बढ़ने लगी हैं। खैर तभी वहाँ पर ओलेग आता है और टीम 4 को ज्वाइन कर लेता है। ओलेग सबूत ढूंढने के लिए एक छोटे से टाउन में अपनी इन्वेस्टिगेशन करता है। जल्द ही टीम 7 एक घर ढूंढकर उसमें रुकने का फैसला करती है। अगली सुबह नाश्ता करते हुए यूरा कुछ नोटिस करता है और ओल्गा के रिकॉर्डिंग्स को चेक करने लगता है। वो देखता है कि एक डोर जो पहले खुला नहीं था अब खुला हुआ है। अब ये सब देखकर वो उस अनजान बंदे को पकड़ने के लिए एक ट्रैप बनाते हैं। पूरा दिन गुजर जाता है लेकिन कोई भी उस ट्रैप में पकड़ा नहीं जाता, इसीलिए यूरा और उसकी टीम खुद जाकर चेक करने का सोचती है। यूरा जाने से पहले ओल्गा को फ्लेयर यूज करना सिखाता है और उसको बोलता है कि वहीं पर वेट करना। लेकिन लड़की तो लड़की है। ओल्गा उसकी एक नहीं मानती और टीम के साथ चलने लगती है। स्टोर में पहुंचकर वो देखते हैं कि एक घायल बच्चा उस जाल में फंसा हुआ है। सोल्जर उसको अपने साथ अपार्टमेंट में ले आता है, मगर वो बच्चा उन्हीं में से एक सोल्जर का चाकू चुराकर सोल्जर पर हमला करके उसको मार डालता है। जल्द ही बाकी सोल्जर्स उसको शूट करके मार देते हैं ताकि वो बच्चा औरों की जान ना ले सके। इसी बीच साशा खुली हवा लेने के लिए अस्पताल की छत पर चला जाता है, लेकिन तभी उसे वहाँ पर पहली बार आईडी मिलता है जिसके बारे में ज़ेन्या ने बताया था। साशा को कन्विंस करने के लिए आईडी उसको अपना चेहरा दिखाता है, जिससे पता चलता है कि वो कोई इंसान नहीं है। ठीक उसी समय पर मरीना अपने सोल्जर्स के साथ वहाँ पर पहुँच जाती है। मरीना और उसके सोल्जर्स आईडी पर बंदूक तान लेते हैं, मगर आईडी उसको समझाता है कि वो उन्हीं की साइड है। लेकिन मरीना उसकी बातों को नहीं मानती, इसीलिए आईडी अपनी शक्तियां इस्तेमाल करके खुद को मरीना की जगह दिखाकर उसके सोल्जर्स की गन उसी के ऊपर पॉइंट करवा देता है, जहां मरीना उसको अपने साथ इंटरोगेशन रूम में ले जाकर और सवाल जवाब करने लगती है, जहां पर वो उसको बताता है कि वो ह्यूमैनिटी को पूरी तरह से खत्म करने वाला था, लेकिन चांद के बीच में आ जाने की वजह से यूरोप का कुछ हिस्सा बच गया। लेकिन कुछ ही समय में मेरे कई सारे साथी आ रहे हैं। वो मरीना को यकीन दिलाता है कि वो उनकी ही साइड है। इस पर मरीना पूछती है कि तुम हो कौन, जिसका जवाब देते हुए आईडी कहता है कि इंसान मुझे अपना भगवान कह सकते हैं। जीवन चक्र ऐसे ही चलता है। आईडी आगे बताता है कि उसके लोगों को अपने रहने के लिए एक प्लेनेट चाहिए जहाँ सूरज भी हो। आज से हजारों साल पहले एक वेव 0 आई थी, जहाँ हमने ह्यूमंस को एक बायो वेपन के रूप में पहले की पॉपुलेशन को मिटाने के लिए धरती पर भेजा था। ये पिरामिड्स उन्होंने ही बनाए थे। दरअसल वो लोग बहुत ही ज्यादा विकसित हो चुके थे, इसलिए उन्हें मिटाना जरूरी हो गया था। और हमारे भेजे गए ह्यूमंस का डीएनए भी हमसे बहुत ज्यादा मैच करता है, इसीलिए जहाँ पर वो रह सकते हैं वहाँ पर हम भी रह सकते हैं। ये सारी बातें सुनने में कितनी डरावनी और रियल है, लेकिन कुछ गलतियों की वजह से साशा जैसे लोग यहाँ पर रह गए हैं, जो अपने सपनों की मदद से इस सच को जान गए हैं। कल तक यहाँ पर हमारी एक बहुत बड़ी आर्मी आने वाली है, लेकिन मेरा भाई रा आज ही इस धरती पर आ चुका है और मुझे उसके काम करने का तरीका नहीं पसंद है। उसकी लोकेशन के बारे में इस वक्त सिर्फ एक ही इंसान जानता है और वो इंसान है साशा। इन सब बातों के बीच बहुत सारे माइंड कंट्रोल ह्यूमन सोल्जर्स पर हमला कर देते हैं, लेकिन जैसे तैसे उनसे लड़ते हुए सोल्जर्स एक लाइन ऑफ डिफेंस बना लेते हैं। मगर सिर्फ इतना ही काफी नहीं है,
क्योंकि दुश्मनों की तादाद काफी ज्यादा है। जल्द ही बचाव के लिए फायरिंग करने की वजह से उनकी गोलियां भी खत्म हो जाती है। सभी दुश्मन चारों तरफ से उन पर टूट पड़ते हैं। ये देखकर यूरा ओल्गा को फ्लेयर चलाने को कहता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होने वाला है क्योंकि इस समय कई सारी टीम्स ने फ्लेयर को फायर किया होता है, जिस वजह से कहीं भी मदद भेज पाना पॉसिबल नहीं हो पा रहा होता है। इसी बीच ग्रुप 7 के कुछ लोग बिल्डिंग के ऊपर से हालातों को अपने काबू में करने की कोशिश करते हैं ताकि वो खुद को अटैकर्स की पहुंच से दूर कर सके। आईडी और मरीना की बात युद्ध के हालातों की वजह से बीच में ही रुक जाती है, इसीलिए आगे के हालातों को संभालने के लिए वो दोनों ज़ेन्या और साशा के साथ बेस की तरफ निकल जाते हैं। सफर के दौरान आईडी उन्हें बताता है कि वो इमॉर्टल है जब तक कि कोई उसको ना मारे। बेस पहुंचते ही आईडी साशा को अपने कब्जे में लेकर उसके दिमाग को पढ़कर रा का पता लगा लेता है। रा इस समय किरोव की एक बड़ी सी बिल्डिंग पर खड़ा हुआ है। आईडी जल्द से जल्द वहां पहुंचना चाहता है, लेकिन जाने से पहले मेयर उसको देख लेता है। मेयर समझ नहीं पाता कि इस बंदे पर भरोसा किया जाए या फिर नहीं, मगर जैसे तैसे मरीना मेयर को मना ही लेती है। दूसरी ओर टीम 7 को दिखाया जाता है। उनकी टीम ने अभी तक फ्लेयर नहीं चलाया। जो लोग ऊपर थे वो नीचे आने लगते हैं। यूरा देखता है कि ओल्गा काफी डरी हुई है, इसलिए वो उसको किस करके शांत करता है और अपने साथ चलने को कहता है। गली में चलते वक्त उन्हें और भी ह्यूमंस मिलते हैं, लेकिन इस बार वो लोग किसी तरह का जोखिम नहीं लेना चाह रहे थे, इसीलिए देखते ही वो उनको शूट कर देते हैं। गली में दुश्मन से लड़ते लड़ते यूरा को भी चोट लग जाती है। बड़ी मुश्किल से वो लोग अपने छुपने के लिए एक गराज को ढूंढ लेते हैं। गराज में उनको एक कार मिल जाती है, जिसकी मदद से वो सभी वहाँ से भाग निकलते हैं। दूसरी ओर बेस पर साशा को डर लग रहा होता है, क्योंकि जब उसने अपने विजन में रा को देखा था तो ठीक उसी समय रा ने भी उसको अपने विजन में देख लिया था। इसीलिए वो बेस पर ही रुकने का फैसला करता है। जब मेयर की टीम टैंक्स में किरोव की तरफ निकलती है तो मरीना नोटिस करती है कि साशा कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक उसी समय बहुत सारे मिसाइल बेस की तरफ आती है और पूरे बेस को उड़ा देती है। मरीना अपनी गन आईडी पर तान लेती है। आईडी भी ये मान लेता है कि उसको ये सब कुछ पहले से मालूम था, लेकिन अगर साशा उनके साथ होता तो वो कभी किरोव में रात तक नहीं पहुंच पाते और ऐसे हम कभी भी ये जंग नहीं जीत पाएंगे। जल्द ही यूरा, ओल्गा, ओलेग और एलोइन ये चारों लोग मेयर को ज्वाइन कर लेते और किरोव की तरफ बढ़ने लगते हैं। किरोव पहुंचते ही वो देखते हैं कि चारों तरफ ऐसे ह्यूमंस खड़े हैं जो रा के कंट्रोल में हैं। सभी कंट्रोल ह्यूमन उनके ऊपर हमला करने लगते हैं। कुछ तो छत से भी कूदने लगते हैं, मानो वो खुद कुछ सोच ही नहीं पा रहे हों। आईडी उनको समझाता है कि अभी रा ने उनके ऊपर डायरेक्ट हमला इसलिए नहीं किया है क्योंकि उसको लगता है कि बेस के साथ हम लोग भी खत्म हो गए हैं। उस बिल्डिंग के पास पहुंचते ही आईडी यूरा और बाकी सोल्जर्स को अपने साथ लेकर ऊपर चला जाता है और कुछ लोगों को नीचे सुरक्षा के लिए रुकने को कहता है। नीचे काफी भयंकर लड़ाई होती है। किसी को नहीं पता था कि वो कब तक टिक सकते हैं। जल्द ही आईडी और बाकी के लोग ऊपर पहुंच जाते हैं। ऊपर पहुंचते ही यूरा रा पर हमला कर देता है, लेकिन रा तो बहुत पावरफुल है। वो उसको बड़ी आसानी से नीचे की ओर धकेल देता है, जिससे यूरा बिल्डिंग पर जा लटकता है। इसके बाद आईडी उस पर हमला करता है। उन दोनों की काफी लंबी लड़ाई चलती है, लेकिन तभी अचानक एक एक्सप्लोजन होता है जिससे रा का ध्यान उस तरफ चला जाता है और यही मौका पाकर आईडी उस पर हमला करके उसके सीने से एक डिवाइस निकाल लेता है। इसी बीच यूरा भी वापस आ गया होता है। मौका पाते ही यूरा उसके सीने में एक बॉम्ब लगा देता है, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। आईडी सभी ह्यूमंस को उसके चंगुल से आजाद कर देता है, जबकि वो उन्हें आ रही स्पेसशिप में बैठे एलियंस को मारने का ऑर्डर भी देता है। ज़ेन्या को कुछ समझ नहीं आता कि अगर इसे इतनी चिंता थी तो इससे ब्लैकआउट से पहले क्यों नहीं कुछ बताया, अब तक का इंतजार क्यों किया। एलोइना और मरीना इसके खिलाफ आवाज उठाते हैं कि तुम इंसानों को ऐसे इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, और यहाँ पर हमको पहली बार आईडी का असली चेहरा पता चलता है। आईडी कहता है कि वो ही एक ऐसा भगवान है जो इंसानों को उनके उद्धार के लिए चाहिए। इससे गुस्सा होकर ज़ेन्या उस पर अटैक कर देता है, मगर आईडी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके बच जाता है और ज़ेन्या जाके मरीना को मार डालता है। गुस्साया ओलेग भी आईडी पर हमला कर देता है, लेकिन तभी यूरा बीच में आकर उसको रोक लेता है। वो कहता है कि यही हमारी आखिरी उम्मीद है। दोनों में एक घमासान युद्ध चालू हो जाता है, मगर जल्द ही यूरा ओलेग पर भारी पड़ने लगता है। इसलिए ओल्गा बंदूक उठाकर यूरा को शूट करके उसको रुकने के लिए कहती है। ओलेग यूरा को खत्म करने की सोचता है, लेकिन अचानक से वो आईडी पर गोली चला देता है। लेकिन इससे भी आईडी को कोई फर्क नहीं पड़ता है और अपनी पावर से सभी को उसके फादर जैसा दिखाकर उसको परेशान करने लगता है। हालांकि ज़ेन्या, जिसके पास थोड़ी बहुत शक्तियां हैं, वो समझ जाता है कि असली आईडी कौन सा है और उस पर हमला करके वो उसको लेकर छत से कूद जाता है और जमीन को छूते ही दोनों की मौत हो जाती है। ठीक उसी समय एक बहुत बड़ी स्पेसशिप आसमान से आकर नीचे कई सारी बिल्डिंग्स के ऊपर गिरती है।
ओलेग रा के शरीर से निकली डिवाइस को और अपने दोस्तों को साथ लेकर उसी स्पेसशिप की तरफ चला जाता है। चलते हुए वो लोग अपने साथ हथियार भी इकट्ठा कर लेते हैं ताकि समय आने पर वो अपनी जान भी बचा सके। ओलेग, यूरा और ओल्गा तीनों मिलकर स्पेसशिप के अंदर चले जाते हैं। अंदर जाते ही वो देखते हैं कि कई सारे पॉड्स के अंदर एलियन बॉडीज पड़ी हुई हैं। ओलेग अनजाने में उस डिवाइस का बटन दबा देता है, जिससे देखते ही देखते एक काउंटडाउन चालू हो जाता है। इसका मतलब रा यहाँ पर आकर इन सबको जगाने वाला था ताकि ये सब मिलकर यहाँ कब्जा करके रह सके। लेकिन इन तीनों को इन्हें जागने से रोकना होगा, वरना बाद में इन्हें रोक पाना नामुमकिन हो जाएगा। इसलिए वो तीनों अपनी गन से पॉड्स पर फायर करना चालू कर देते हैं। लेकिन सिर्फ इतना करना ही काफी नहीं है, क्योंकि ना तो उनके पास गोलियां हैं और ना ही समय। तभी वो नोटिस करते हैं एक पाइप को जिससे ऑक्सीजन जैसा कुछ जा रहा होता है। इसीलिए वो तीनों लोग मिलकर उस पाइप को तोड़ने का फैसला करते हैं और ऐसा करते ही एक बार में कई सारे एलियंस मारे जाते हैं। जल्दी वो सभी एलियंस को मार डालते हैं। लेकिन जैसे एलेना आखिरी पाइप को तोड़ने वाली होती है, वो रुककर देखती है कि इन आखिरी पॉट्स में तो बच्चे हैं। बच्चे पॉट से निकलना शुरू कर देते हैं। बच्चों को देखते ही ओलेग अपने हथियार नीचे कर देता है, क्योंकि वो कैसा भी हो लेकिन मासूम बच्चों की जान नहीं ले सकता है। और फाइनली ये तीनों लोग मिलकर अपने प्लैनेट को बचा ही लेते हैं, जिसके साथ ये कहानी भी यहाँ पर खत्म हो जाती है। द ब्लैकआउट एक रशियन मूवी है जो 2019 में रिलीज हुई थी। बाकी आपको कैसी लगी आप हमको कमेंट में जरूर बताइएगा। पर फिलहाल तो इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन हम फिर से जरूर मिलेंगे, और वो भी एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। पर हमेशा की तरह तब तक के लिए धन्यवाद।